नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक से महत्वपूर्ण तथ्य, जो कि हिंदी साहित्य से जुड़े जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन और उनकी पुस्तक में दिए गए महत्वपूर्ण तथ्य परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए हम उनका रिवीजन करेंगे। तो आइए हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न तथ्य। तो शुक्ल जी लिखते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास किसे कहते हैं। इस संबंध में शुक्ल जी का कहना है, ध्यान दीजिएगा, जब प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। तो यहाँ शुक्ल जी ने साहित्य के इतिहास को परिभाषित किया है। ठीक है, क्या कहा है उन्होंने कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यहाँ आपको साहित्य की परिभाषा मिलती है। शुक्ल जी का यह कथन ध्यान रखने योग्य है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। ठीक है, तो साहित्य का इतिहास क्या होता है। लिखते हैं कि जब प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है, और आदि से लेकर अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। ठीक, ये महत्वपूर्ण बात है। ठीक, साहित्य का इतिहास किसे कहते हैं। अब शुक्ल जी का ये मानना है कि जनता की चित्तवृत्ति किस पर निर्भर करती है। तो शुक्ल जी कहते हैं कि जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक और धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। यानी जैसी परिस्थितियाँ होंगी, जैसी राजनीतिक परिस्थितियाँ होंगी, जैसी सामाजिक परिस्थितियाँ होंगी, जैसी सांप्रदायिक और धार्मिक परिस्थितियाँ होंगी, वैसी ही जनता की चित्तवृत्ति होगी। ठीक, और इसीलिए इन परिस्थितियों का दिग्दर्शन भी साहित्य के इतिहास में आवश्यक हो जाता है। यानी जब साहित्य का इतिहास लिखा जाता है तो तत्कालीन समाज की राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक और धार्मिक परिस्थितियों का दिग्दर्शन भी उसमें देना आवश्यक हो जाता है। यह शुक्ल जी का कथन है। अब शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालखंडों में विभक्त किया है। ठीक है, 4 हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 सुस्पष्ट कालों में विभाजित किया है शुक्ल जी ने, और उन्होंने 4 कालखंडों का दोहरा नामकरण किया है। ठीक है, दोहरा नामकरण। सबसे पहले तो वो नाम देते हैं आदिकाल, जिसका दूसरा नाम वो देते हैं वीर गाथा काल। ठीक है, तो आदिकाल और वीर गाथा काल, जिसकी समय सीमा वो संवत 1050 से 1375 विक्रमी तक मानते हैं। उसके बाद दूसरा काल देते हैं नाम वो पूर्व मध्यकाल। ठीक है, दूसरे काल का नाम दिया है पूर्व मध्यकाल, जिसका दूसरा नाम है भक्तिकाल। पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल, इसकी समय सीमा वो 1375 विक्रमी से 1700 विक्रमी संवत तक मानते हैं। ठीक है, और तीसरा काल उन्होंने दिया है उत्तर मध्यकाल। यानी मध्यकाल को उन्होंने 2 भागों में बांटा है, पूर्व मध्यकाल जो कि भक्तिकाल है, और उत्तर मध्यकाल जो कि रीतिकाल के नाम से दिया है उन्होंने। इसकी समय सीमा संवत 1700 से 1900 विक्रमी तक माना है। और जो चौथा काल है उसका नाम उन्होंने दिया आधुनिक काल। इसका दूसरा नाम उन्होंने रखा है गद्य काल, और इसका समय उन्होंने 1900 से 1984 विक्रमी तक माना है। ठीक है, संवत 1900 से 1984 तक। ठीक, 84 विक्रमी संवत में। ये जितने भी उन्होंने सन दिए हैं वो विक्रमी संवत में है, और जब हम इसको ईस्वी सन में इसको निकालने का प्रयास करेंगे तो हमको इसमें से 57 वर्ष पीछे चले जाना होगा। ठीक है, यानी कि अगर लिखा है आदिकाल की समय सीमा 1050 से शुरू कर रहे हैं वो, इसका मतलब हो जाएगा कि 993 ईस्वी से शुरू कर रहे हैं। ठीक है,
अब शुक्ल जी लिखते हैं कि इन काल की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार ही उनका नामकरण किया गया है। यानी शुक्ल जी ने जो नामकरण किया है हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में बांट करके उनका जो नामकरण किया है उसका आधार उन्होंने क्या रखा है, रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया है। लेकिन वो स्पष्ट करते हैं कि फिर ऐसा इससे यह नहीं समझना चाहिए कि किसी काल विशेष में और प्रकार की रचनाएं होती ही नहीं थी। यानी यदि आदिकाल का नाम उन्होंने वीर गाथा काल दिया है तो ऐसा नहीं है कि उस काल में केवल वीर गाथात्मक रचनाएं होती थी, किसी और प्रकार की रचना नहीं होती थी। और ऐसा भी नहीं है कि भक्ति काल में केवल भक्ति की ही परक ही रचनाएँ होती थी, किसी और काल की रचनाएँ नहीं होती थी, किसी और प्रकार की, ऐसा नहीं है। बल्कि इसमें जो है इस आधार पर किया गया है कि उसमें कितना मतलब अधिकता, ठीक है, अधिकता किस प्रकार की प्रवृत्ति की रही है, ठीक, इस बात को ध्यान रखा गया है। हालांकि प्रत्येक काल में एक विशेष प्रवृत्ति की रचना की अधिकता रहती है, लेकिन अन्य प्रकार की रचनाएं भी लिखी जाती रही हैं। आगे शुक्ल जी लिखते हैं कि प्रत्येक काल का वर्णन इस प्रणाली पर किया जाएगा कि पहले तो उस काल की विशेष प्रवृत्ति सूचक उन रचनाओं का वर्णन होगा जो उस काल के लक्षण के अंतर्गत होगी, और पीछे संक्षेप में उनके अतिरिक्त और प्रकार पर ध्यान देने योग्य रचनाओं का उल्लेख होगा। यानी जैसा उन्होंने बताया कि प्रत्येक काल में ऐसा ही नहीं है कि केवल एक विशेष प्रवृत्ति की रचना हो रही थी, अन्य प्रकार की रचनाएं भी हो रही थी। लेकिन इस पुस्तक में जो उन्होंने वर्णन किया है तो सबसे पहले उन रचनाओं पर विशेष उल्लेख किया जाएगा जो उस काल की प्रवृत्ति विशेष की सूचक हैं, और उसके बाद अतिरिक्त रचनाओं का भी उल्लेख उन्होंने इस पुस्तक में किया है। तो खास बात यहाँ पर है 900 वर्षों के इतिहास का काल विभाजन किस प्रकार उन्होंने किया है। काल विभाजन के बाद काल नामकरण का आधार क्या रहा है, आधार रहा है विशेष प्रवृत्ति, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर देखा कि साहित्य का उन्होंने किस प्रकार परिभाषित किया है और साहित्य के इतिहास को किस प्रकार परिभाषित किया है। यहाँ से ये महत्वपूर्ण तथ्य है। अब हम आ जाते हैं आदिकाल। कल के पिछले वीडियो में जो हमने बात की थी कि उन्होंने आदिकाल को 4 प्रकरणों में बांटा है, ठीक। तो अभी हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं आदिकाल प्रकरण 1। आदिकाल के प्रकरण 1 में आदिकाल का सामान्य परिचय शुक्ल जी ने दिया है, और यहाँ से जो जो महत्वपूर्ण बातें हैं वह हम देखेंगे। तो शुक्ल जी लिखते हैं कि यहाँ से महत्वपूर्ण कथन ध्यान दीजिएगा कि प्रकृति की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। प्रकृति की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है, ठीक, ये महत्वपूर्ण कथन। दूसरी बात वो कहते हैं कि उस समय जैसे गाथा कहने से प्रकृति का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता है। यानी कि गाथा कहने से प्रकृति का बोध होता है और दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या तत्कालीन प्रचलित काव्य भाषा समझा जाता था। तो यहाँ तथ्य ये है कि अपभ्रंश का मुख्य छंद क्या है, दोहा या दूहा रहा है, ठीक। अगला महत्वपूर्ण बात यह है कि अपभ्रंश या प्रकृताभास हिंदी के पदों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। तो यहाँ एक और बात तथ्य इम्पॉर्टेंट है कि शुक्ल जी ने अपभ्रंश को प्रकृताभास हिंदी भी कहा है, ठीक है। शुक्ल जी ने अपभ्रंश को क्या कहा है, प्रकृताभास हिंदी कहा है, ठीक है। और वो कहते हैं कि अपभ्रंश या प्रकृताभास हिंदी में जो पद्य मिलते हैं उसका सबसे पुराना पता तांत्रिकों या योग मार्गी बौद्ध सिद्धों है ना, जो सिद्ध हैं या जो बौद्ध हैं उनकी सांप्रदायिक रचनाओं में कब से मिलता है, विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण से ही मिलता है। हालांकि शुक्ल जी ने सिद्धों, नाथों और जैनों की रचनाओं को सांप्रदायिक कह करके और उसको साहित्य की कोटि से बाहर कर दिया है, ठीक है। लेकिन यह भी उन्होंने बताया है कि अपभ्रंश या प्रकृताभास हिंदी का पुराना पता वहीं से मिलता है, बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं से, विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण से। आगे जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने बताया है कि मूंज या भोज के समय संवत 1050
के लगभग तो ऐसी अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं में भी पाया जाता है। तो जैसा कि शुक्ल जी ने आदिकाल का प्रारंभ कब से माना है? 1050 से। ठीक, तो 1050 कब से है? मुंज या भोज के समय से। राजा भोज या मुंज कवि जो हुए उनके समय से ऐसी यानी अपभ्रंश और पुरानी हिंदी में शुद्ध साहित्य की काव्य रचनाएं जो हैं मिलने लगी थी। ठीक, इसलिए उन्होंने क्या कहा है? इसलिए हिंदी साहित्य को आदिकाल संवत 1050 से लेकर 1375 अर्थात महाराजा भोज के समय से लेकर हमीरदेव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। यानी कि शुक्ल जी ने क्या कहा है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से शुरू हो रहा है। 1050 क्या था? राजा भोज या मुंज का समय था। ठीक, तो 1050 से लेकर 1375 अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर के हमीरदेव के समय से कुछ पीछे तक माना जा सकता है। यानी शुरुआत मानते हैं महाराजा भोज के समय से और अंत मानते हैं हमीरदेव के समय से कुछ पीछे तक। यानी 1050 से लेकर 1375 तक के समय को वो आदिकाल के अंतर्गत रखते हैं। कौन? शुक्ल जी। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण कथन हम अगर देखें इसमें, तो इसमें शुक्ल जी ने लिखा है कि राज्याश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति श्रृंगार आदि के फुटकर दोहे राज्य सभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रय दाता राजाओं की पराक्रम पूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यहाँ उन्होंने बता दिया रासो काव्य के बारे में। ठीक, कैसे इन्होंने इस काल का नाम वीर गाथा काल क्यों रखा? तो ये कह रहे हैं कि जो उस समय के जो आदिकाल के जो राजाश्रित कवि थे और चारण थे, वो नीति और श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे भी राजसभाओं में सुनाया करते थे और उसी प्रकार से अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रम पूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। ठीक है, और यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है आदिकाल में। ठीक, जो उन्होंने अपने आश्रयदाता राजाओं के चरित्रों या गाथाओं का वर्णन किया है प्रबंधात्मक रूप में, वह प्रबंध परंपरा रासों के नाम से जानी जाती है और उसी को लक्ष्य करके हमने इस काल का नाम वीर गाथा काल रखा है। यानी शुक्ल जी ने रासो ग्रंथों को लक्ष्य करके आदिकाल का नाम वीर गाथा काल रखा है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण तथ्य। आगे देखते हैं, आगे लिखते हैं कि अपभ्रंश, आगे महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी का अभिप्राय क्या है? अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी का अभिप्राय यह है कि उस समय की ठीक बोलचाल की भाषा नहीं जिस समय इनकी रचनाएं मिलती थी, यह उस समय के कवियों की भाषा है। कवियों ने काव्य परंपरा के अनुसार साहित्यिक प्रकृति के पुराने शब्द तो लिखे ही हैं, जैसे पीछे की हिंदी में तत्सम संस्कृत शब्द लिए जाने लगे। विभक्तियाँ, कारक चिन्ह और क्रियापद के रूप आदि भी बहुत कुछ अपने समय से कई सौ वर्ष पुराने रखे हैं। इसका मतलब ये है कि जिस समय की यह रचनाएं हैं, अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी में जिस समय रचनाएं मिलती हैं, उस समय की बोलचाल की भाषा कुछ और थी, लेकिन कवियों की यह परंपरा ऐसी रही है कि वे काव्य परंपरा के अनुसार साहित्यिक प्रकृति के पुराने शब्द भी लिखे हैं और विभक्तियाँ, कारक चिन्ह और क्रियाएँ भी अपने समय से कई वर्ष पूर्व के रखे हैं। यानी जो कवि या जो साहित्यकार उस समय के हैं, वो अपनी तत्कालीन बोलचाल की भाषा का प्रयोग नहीं करते थे, बल्कि अपने समय से बहुत कुछ पीछे कई सौ वर्ष पुराने, है ना, प्रकृति के शब्दों को और वहाँ की प्रकृति के शब्दों तथा विभक्तियाँ, कारक चिन्ह, क्रियाओं आदि के रूप भी अपने समय से बहुत पीछे यानी कई सौ वर्ष पुराने रखते थे। ठीक है, बोलचाल की भाषा घिस घिसाकर बिल्कुल जिस रूप में आ गई थी, सारा वही रूप न लेकर के कवि और चारण आदि भाषा का बहुत कुछ वह रूप लाते थे जो उनसे 100 वर्ष पहले से कवि परंपरा रखती चली आती थी। यानी कवि जो हैं अपने समय से कई सौ वर्ष पीछे की जो कवि परंपरा से जो भाषा जो चली आ रही है उसको वह लेते थे। ठीक है, अपनी रचना करने के लिए। अगला जो महत्वपूर्ण तथ्य है कि अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने
कि भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही। इसका मतलब ये है, यहाँ पर ये कथन बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। शुक्ल जी ने माना है कि जो आदिकाल की जो भाषा रही है, ठीक है, अपभ्रंश भाषा के जो नमूने मिलते हैं उसके बारे में टिप्पणी कर रहे हैं कि अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं, यानी आदिकाल के पद्यों में अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही। ठीक है, ये शुक्ल जी की टिप्पणी है, बहुत इम्पॉर्टेंट। अब सारांशतः वह बताते हैं कि सारांश यह है कि अपभ्रंश की यह परंपरा विक्रम की 15वीं शताब्दी के मध्य तक चलती रही। यानी आदिकाल में जो अपभ्रंश की रचनाएं लिखी जा रही थी, अपभ्रंश भाषा में लिखने की परंपरा 15वीं शताब्दी तक चलती रही। वैसे उन्होंने शुक्ल जी ने आदिकाल की समय सीमा 1375 माना है, 1050 से 1375, लेकिन वो लिखते हैं कि अपभ्रंश की यह परंपरा विक्रम की 15वीं शताब्दी के मध्य तक चलती रही। ठीक है, और उस समय जो कवि हुए, एक ही कवि जैसे कि विद्यापति ने 2 प्रकार की भाषाओं का व्यवहार किया है, पुरानी अपभ्रंश भाषा का भी और बोलचाल की देसी भाषा का भी। यानी कि तत्कालीन बोलचाल की भाषा में भी कवि रचना कर रहे थे और अपभ्रंश की जो काव्य परंपरा रही है पुरानी अपभ्रंश भाषा में भी रचना कर रहे थे, और कवि विद्यापति इसके उदाहरण हैं। ठीक है, दोनों भाषाओं में भेद को स्पष्ट करने के लिए विद्यापति की एक पंक्ति आती है उनकी रचना कीर्ति लता में। वो लिखते हैं कि देसिल बयाना सबजन मिठा तन तैसन जमपौ अवहट्ठा। मतलब कि देसी भाषा सबको मीठी लगती है, इसलिए ऐसे ही, ठीक है, वैसे ही अपभ्रंश देसी भाषा मिली हुई अपभ्रंश भाषा में मैं अपनी रचना करता हूँ। ठीक है, तो विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देसी भाषा कहा है। यानी विद्यापति इसलिए देश भाषा में रचना करते हैं क्योंकि वह सबको मीठी लगती है, सभी उसका सरलतापूर्वक व्यवहार करते हैं। ठीक, अब यहाँ तक हम लोगों ने अपभ्रंश का सामान्य परिचय लिया, आदिकाल का सामान्य परिचय लिया कि उसकी समय सीमा क्या है और उसका समय सीमा किस आधार पर रखा गया है। भोज से लेकर के हमीरदेव तक 1050 से लेकर संवत 1375 तक, और किस प्रकार से उन्होंने रासो ग्रंथ की परंपरा को लक्ष्य करके इसका वीर गाथा काल नाम रखा है, और किस प्रकार से अपभ्रंश ये या प्रकृताभास हिंदी में रचनाएं हो रही थी, और यह जो कवि रचना कर रहे थे वो अपने समय से कई सौ वर्ष पुराने जो भाषा रही है साहित्यिक प्रकृति की भाषा, उसकी विभक्ति कारक चिन्हों और क्रियाओं का प्रयोग करते थे अपनी साहित्य की भाषा के लिए। ठीक, और किस प्रकार से अपभ्रंश के जो नमूने पद्यों में मिलते हैं वह जो हैं अपने पुरानेपन के कारण बोलचाल की भाषा से अलग हुआ करते थे। और साथ ही हम ये भी देखते हैं कि अपभ्रंश की परंपरा 15वीं शताब्दी के मध्य तक चलती रही है। यह भी देखते हैं कि तत्कालीन जो कवि थे वो पुरानी अपभ्रंश भाषा में भी रचनाएं करते थे और बोलचाल की देसी भाषा में भी। तो यह आदिकाल का सामान्य परिचय प्रकरण 1 था, जिसमें से महत्वपूर्ण तथ्य हमने देखे, और हम अगले क्लास में बात करेंगे प्रकरण 2, जिसमें कि शुक्ल जी ने अपभ्रंश काव्य पर प्रकाश डाला है। वहाँ से महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। इन तथ्यों को आप बार बार रिवाइज कीजिए, ये परीक्षा उपयोगी हैं और शुक्ल जी के कथन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।